हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। एस सी वर्मा का क्वेश्चन है और एस सी वर्मा बहुत पुरानी किताब है, मान के चलिए लगभग 30 साल पुरानी किताब है। क्वेश्चंस में आज तक बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले तो ये बताइए कि कितने लोगों का डायमेंशनल फार्मूला हमको याद रहता है, फोर्स और एनर्जी का। तो एप्सिलॉन नॉट किस फोर्स या एनर्जी के फॉर्मूले में आता है? तो एक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा वाला? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो इसको इधर लेके आइए, 1/4 पाई को एक साथ रखिए, ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और F नीचे ना आएगा, है ना बाबू। अब हमको अगर चाहिए इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो बताओ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मतलब वन होता है। मास में भी कितना? जीरो, लेंथ में भी जीरो, और टाइम में भी। अब मिला जुला के वन ही ना आएगा, किसी भी चीज़ का पावर जीरो होता है वन। Q1 एक चार्ज है और चार्ज के लिए हम यूज करते हैं AT ना बाबू, काहे कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू होगा करंट इनटू टाइम, ठीक है। करंट के लिए यूज करते हैं A, अच्छा है आई भी यूज होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आई भी रहने दे सकते हैं। और टाइम के लिए यूज होता है T। अब बताइए Q2 भी तो चार्ज ही ना है, तो एक बार फिर से क्या लिखिएगा, AT ही लिखिएगा, और डिवाइडेड बाई R एक तरीके का लेंथ हो गया, लेंथ इज डिनोटेड बाई L, लेकिन उसका स्क्वायर करना होगा हमको। और फोर्स का हमने रटा हुआ है MLT-2। अगर आपको याद नहीं होगा अभी रट लीजिए, फोर्स और एनर्जी का याद होना चाहिए। फोर्स का होता है MLT-2, एनर्जी में बस यहाँ 2 लग जाता है, ML2T-2। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। यहाँ से तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, ये सब मिलके होगा 1 सिर्फ, लेकिन m ऊपर जाके बनेगा m⁻⁻1। एल का स्क्वायर और एल मिल के होगा एल का क्यूब, लेकिन ऊपर जाएगा तो l⁻⁻3। अच्छा, आई टी टी मिल के टी स्क्वायर, और नीचे से ऊपर जाएगा तो और टी स्क्वायर, तो ये t⁴, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। कहता है चार्ज 1 कूलम इज प्लेड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग, है ना, एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। तो हमको क्या करना है, कॉलेज है कि घर है, हमको 2 चार्ज से मतलब है। तो एक चार्ज है 1 कूलम का, अब बाबू एक और चार्ज कितने का है? 1 कूलम का है। अब आपके कॉलेज और घर के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया हुआ बताना तो बाबू। सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस टू बी कितना? 2 किलोमीटर। आर दे दिया 2, और किलो का मतलब 10⁻³ होता है। ये बात तुमको पता है? ये बात पता है? कहीं भी किलो सुनना का मतलब हुआ 10⁻3। 10⁻3 का मतलब 1000। ये बात आप जानते हैं? 1 किलोग्राम का क्या मतलब हुआ? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मान लो तुमको फेसबुक पे किसी फोटो पे लाइक मिलता है, तो लिखा रहता है 1K लाइक आपको मिला है। के सुन के तो समझ जाते हो कि 1000 है, लेकिन तुमको इसका फुल फॉर्म पता है? ये फेसबुक पे 1K लाइक नहीं मिलता है, 1K सब्सक्राइबर नहीं होता है। हाँ, तो इस के का फुल फॉर्म क्या है? के का फुल फॉर्म किलो होता है, और किलो का मतलब 1000 होता है। तो आप आज के बाद से अगर आपके किसी फोटो पे 1000 लाइक मिले, तुम जाकर बोलना कि आज हमको 1 किलो लाइक मिला है। अब वो सामने वाला बेवकूफ़ होगा, उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन सही में के का मतलब किलो ही होता है, और इसी का मतलब 1000 होता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। तो बोल रहा है 2 किलोमीटर ना, तो बाबू किलो को 10⁻³ लिख लीजिए, और लिख लीजिए मीटर। बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कि हम सारे यूनिट्स को SI में रखें। तो खैर ठीक है, चार्ज का तो कूलम है ही, लेकिन किलोमीटर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट नहीं ना है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो हमको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। और कुछ नहीं पूछ रहा होगा, पूछ रहा होगा कि फोर्स बताओ कितना लग रहा है, और इस फोर्स को कंपेयर करो 50 kg के एक आदमी के। अच्छा, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट, तो हम लोग 50 kg के नहीं हैं, ज़्यादा के हैं क्या? हो सकता है।
ठीक है, कोई बात नहीं है। सुनिए, इधर कंपेयर करने को भी बोल रहा है। तो क्या है कि पहले बताओ, दोनों एक दूसरे को रिपेल ही ना करेगा एफ फोर्स लगा के। तो इस एफ फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ना, Q1 Q2 बाई कितना R²। चलिए बताइए 1/4 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 × 10⁹। Q1 है 1 कूलम, Q2 भी है 1 कूलम, और डिवाइडेड बाई R हो गया 2 × 10⁻³ कितना 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने कहीं यूनिट नहीं ना लिखा है, क्योंकि मैं सीधे डायरेक्ट लिखूंगा क्या न्यूटन। यूनिट लिखता भी तो कट छट के न्यूटन ही आता, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकली जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो इधर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना मतलब का लेंदी भी दिखेगा, कचरा दिखेगा, है ना। तो ऐसा है, सॉल्व भी तो करना है, बताओ, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो F = ये बाबू 9/4 ना है, तो 9/4 होगा 2.25, माने 9/2 करोगे 4.5 का आधा 2.25 होगा, यानी 2 पॉइंट कितना 25। और इंटू, हाँ इसको देखिए, ये 10⁹ है, और बाबू ये 10⁶ है, तो ऊपर 10⁻³ ही ना मिलेगा, और इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। कुछ तो बोलिए। अच्छा, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी, अब मैंने हम लोगों का वेट तो वेरी ना करेगा। अब इसमें कोई 50 किलो का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 70 का होगा, है कि नहीं। 60 एवरेज ले लिया जाए। अच्छा, तो 60 ही एवरेज अगर लोगे, शांत रहो, चाहे रहने ना, तो 50 काट कूट करने में ठीक रहता है। काहे एकदम 50 kg लेते हैं, तो 50 kg आदमी का वेट कितना होता है ये पहले बताइए। वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या किसी भी प्लेनेट पे अगर आपको अपना वेट मेजर करना है ना, तो आप देख लीजिएगा कि वो प्लेनेट आपके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। और ये बात एकदम आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, कि अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कितना mg। तो अगर मान लीजिए ये कोई 50 kg का आदमी है, कितने का है, तो उस पे नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जो कि इसका वेट होगा, वो होगा m × g। तो m की जगह पे हम रखेंगे 50। अब बाबू g का मतलब तो 9.8 होता है, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग ले लेते हैं 10, तो 500 न्यूटन। क्लियर है। अगर आप 60 kg के हैं ना, तो आपका वेट 60 kg नहीं है, आपका मास 60 kg है, वेट आपका 600 न्यूटन होगा। बोलो ना, कोई पूछेगा तुम्हारा वेट क्या है, बताना 600 न्यूटन। ठीक है, हाँ। क्या करेगा, आई दादा पूछ सकता है ना कि कहाँ पढ़ता है, तो अमित सर का नाम ले लें। वही लोग आदत बिगाड़े, उनके लिए मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है केमिस्ट्री में, हमारे लिए सेम। हाँ, मास और वेट में 10 गुने का अंतर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, तो इसी से कंपेयर कर लेते हैं ना बाबू। तो कंपेयर करने का क्या मतलब हुआ कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 500 से ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करिएगा किससे बताइए, मैंने फोर्स इतना था, 500 न्यूटन से डिवाइड करेगा तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। बोलो ना, कहने का मतलब है इससे ये कटेगा, तो मैंने 10 बचेगा, आई हो जाएगा 22.5। 22.5 को अगर आप 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो एक जगह, तो 22.5 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 4.5। अरे बोलो ना, हाँ कुछ ऐसा 4.5 टाइप का आएगा कट छट के। तो ये देखिए एससी वर्मा जो है ना, वो हमको थोड़ा सा रियल जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करता है। एससी वर्मा के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप हमेशा देखिएगा कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन ही देगा। इसीलिए इसने ये नहीं कहा कि 2 चार्ज है 2 किलोमीटर पे, इसने क्या यूज किया है, कॉलेज है तो आपका घर है, कि ताकि थोड़ा सा हम इमेजिन कर सकें ना। और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन 1 कूलम चार्ज क्रिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो लेकिन थियोरिटिकल बात ही हो गया। हाँ, तो ये बस बताना चाह रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज, सेपरेशन कितना है बता सकते हो, 2 किलोमीटर, बहुत बड़ा सेपरेशन हो गया। लेकिन इतने डिस्टेंस पे भी वो लगभग 4.5 आदमी के वेट के बराबर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, यानी ये बहुत ताकतवर फोर्स होता है। अरे बोलो ना, 2 किलोमीटर दूर अगर फोर्स लगा पा रहा है वो भी 4.5 आदमी के वेट के बराबर, तो कोई मामूली फोर्स हुआ ये। तो
तो इससे मतलब थोड़ा बहुत फील होता है कि बहुत ताकतवर फोर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट सेपरेशन शुड two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals to कितना 50 kg पर्सन। बोलो बाबू। तो पहले बताओ 50 kg पर्सन का वेट कितना होगा, तो mg, तो m 50 जी ना हम 9.8 लेते हैं। रुकिएगा 1 मिनट, आपको लग रहा होगा सर 10 लीजिएगा तब भी आसानी से सॉल्व होगा, लेकिन नहीं, सुनिए। जब आप कैलकुलेट करिएगा ना, कैलकुलेट करिएगा तो आपको ना इसका रूट लेना पड़ेगा एक जगह, और इसको सॉल्व करिएगा तो ये आता है 490। 490 का मतलब 49 इंटू 10, 49 का रूट होता है 7। तो आप रूट आसानी से ले पाइएगा, तो आप घबराइए नहीं। आप इसको फिलहाल के लिए कितना लिखिए 490। अरे बोलो ना यार, 10 से मल्टीप्लाई करते तो ठीक है 500 आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जी की वैल्यू 9.8 ना होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने एग्जैक्ट लिया और 490 आया। तो ये हो गया 50 केजी के आदमी का वेट। इसका मतलब हुआ कि आपको दो चार्जेस लेनी है, एक कूलम और इनके बीच का सेपरेशन आपको कुछ इतना रखना है कि दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा सके, तो 490 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पे लगा सके। अब हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखते हैं ना, फोर्स की जगह पे लिख देते हैं 490, जा K की जगह पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 की जगह पे 1, Q2 की जगह पे भी 1, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को रहने दिया जाए। अब इसको इधर लेके जाइए और इसको नीचे लेके जाइए। हाँ, तो बाबू इसको इधर लेके जाओगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, आई तो 1 तो खत्म हो गया, और नीचे में आ गया कितना 490। स्क्वायर जाके उधर बनेगा रूट। हालांकि स्क्वायर उधर जाके जब रूट बनता है तो सामने प्लस माइनस लिखा जाता है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट, अच्छा थोड़ा बहुत काट छाट तो कर ही सकते हैं। ये 0 से कटेगा कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो बाबू 9 बाई कितना 49 और इंटू 10 टू दी पावर 8, और आंसर ऑब्वियसली रहेगा मीटर में। अब देखिए ना कितना खूबसूरत ये डेटा है कि हमको रूट का टेंशन नहीं होगा। 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 7, 3/7 को क्या हम लोग नहीं डिवाइड कर लेंगे, इंटू इधर आएगा 10 टू दी पावर सॉरी रूट के अंदर है तो 10 टू दी पावर 4 मीटर हो जाएगा। अच्छा, कोशिश किया जाता है कि ये वाला चीज जो है इससे जस्ट बड़ा रहे, तो हम 1 0 उधार दे देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा कितना 30/7, मैंने 300 बनाने की जरूरत नहीं है, आप उतना 0 इसको दीजिए कि जस्ट इससे बड़ा हो जाए। हाँ, तो 1 0 दे देते हैं ना इसको, तो इधर तो 10 टू दी पावर 3 ही ना बचेगा। अब बताइए 7 चौका कितना होता है 28 होता है, तो 2 बचा 0, तो 7 3 का 3 पर तो नहीं जाएगा, 7 दूनी ही जाएगा 14, तो 6 बचा 6 0, तो 7 8 56 तो कुछ 8, तो मतलब ठीक है 4.28 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर। और शायद आंसर देखो कि कितना दिया हुआ है 285 किलोमीटर दिया हुआ है। हाँ नहीं, उसमें आंसर अच्छा 4.3 दिया है। पता है काहे दिया है, क्योंकि चार्ज को देखो ना, डेसिमल के एक प्लेस तक ना लिखा है, ये सब हमने पढ़ा है, आपको याद नहीं होगा, इसीलिए कोशिश करिए कि आप इसको डेसिमल के एक प्लेस तक ही राउंड ऑफ करिए। तो डेसिमल के एक प्लेस तक राउंड ऑफ करिएगा तो 8 हटेगा, तो ये 5 से बड़ा ना है, तो यहाँ पर एक ऐड हो जाता है। मैंने कहने का मतलब 28 किसके ज़्यादा करीब है, 30 के या कि 20 के। मैंने हमको यहाँ पर 4 पॉइंट एक ही प्लेस तक लिखना है, तो 3 ना लिखेंगे। हाँ ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर का मतलब हुआ 4। अच्छा, तो ये 10 टू दी पावर 3 का मतलब किलो होता है रे भाई, तो ये लिखा हुआ है 4.3 किलोमीटर। नहीं समझे, 4.3 किलोमीटर पे आप दोनों चार्जेस को रख दीजिए, वो लोग एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे जितना एक आदमी का वेट होता है। आप समझ रहे हो? हाँ ठीक, ये चीज है। Two equal charges are placed at separation of कितना 1 मीटर. What should be the magnitude of charge so that force between them equal to weight of 50 kg person. तो इतना तो हम जान चुके हैं कि weight of 50 kg पर्सन होता कितना है 490 न्यूटन होता है ना बाबू।
तो कह रहा है कि दो चार्ज हमको रखना है कितने सेपरेशन पर, 1 मीटर के सेपरेशन पर। तो हम यहाँ कितना कितना चार्ज रख दें कि उतना ही फोर्स लगे, 490 न्यूटन का ना रे बाबू। हाँ तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने फोर्स तो 490 लिख लेते, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के का मतलब हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 Q2 तो सेम है ना, तो Q का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। मिला जुला के देखा जाए तो नीचे से हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, बस ही चल जाएगा नीचे, स्क्वायर इधर आके बन जाएगा रूट। तो Q हो जाएगा 490 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। बोलिए, और रूट, और आंसर किस में आएगा, कूलम में। पता है हम क्यों एकदम निश्चिंत होकर आंसर कूलम लिख देते हैं, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज को ऐसा यूनिट में पुट किया है। ये 490 न्यूटन ऐसा यूनिट था, 1 मीटर न था तो ऐसा यूनिट है, और ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये भी ऐसा यूनिट होता है। तो हम एकदम कंफर्म होते हैं कि हमारा फाइनल आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा। अब इसमें कुछ थोड़े रहा, आप बताइए। अच्छा यही अगर मान लीजिए 500 होता ना, आपको लगता है कि 10 ले लेते हैं, अरे mg में g 10 ले लेते हैं तो वहां आपको आसान हो जाता है, लेकिन फिर अंडर रूट 500 थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 100 तो निकलता 10 बन के, लेकिन अंडर रूट 5 तो घेरा जाता ना, इसीलिए हम लोगों ने 9.8 ही लिया है। ये जब आप करिएगा ना कैलकुलेशन तब आपको समझ में आएगा, पहले ही नहीं समझ में आएगा। पहले तो कोई भी बनाएगा तो जी की वैल्यू कितनी लेगा, 10 ही लेगा ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लिखेंगे Q बराबर, अच्छा एक जीरो तो काट सकते हैं ना, 8 हो जाएगा। तो 49 का रूट आता है 7। अब बाबू 9 का रूट 3 होगा, और 10 टू दी पावर 8 10 टू दी पावर 4 और कूलम में आएगा। अब ये तो पहले से इससे बड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे से ऊपर लेके चले जाइए। 7/3 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम। आप बताइए 7/3 कितना आएगा, तो हमको लग रहा है 3 दूना 6.1, तो 3, अब फिर आएगा 3 3 3 3 3 3, चलते चला जाए, कई के लेके रहने दो, इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम। तो मैंने इतना चार्ज हमको रखना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। इतना चार्ज आप यहाँ भी रखिए और इतना ही चार्ज आप यहाँ भी रखिए, तब बीच का सेपरेशन अगर 1 मीटर होगा ना, बोलो, तो ये दोनों एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएगा जितना एक आदमी का वेट होता है। क्लियर है। चलिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। और 1 फर्मी के बारे में बोला गया है कि इट इज नथिंग बट 10 टू द पावर -15 मीटर। द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस रिमेन एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। एक्चुअली ये एक इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दिस इज ओनली एन इंफॉर्मेशन। बताना चाह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो 2 प्रोटॉन्स होते हैं ना, उनके बीच का सेपरेशन लगभग यही होता है। और आपको याद होगा जब हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, ये थोड़ा सा मैंने बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियर फोर्स तभी काम करता है जब 2 प्रोटॉन्स या 2 न्यूट्रॉन्स या 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कितना रहे, 10 टू द पावर -15 मीटर है, याद है। हाँ तो ये भी वही बोल रहा है, कहाँ गया, यहाँ गया। हाँ 2 प्रोटॉन है, ए बाबू, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर -15 मीटर, तो आर की जगह पर 10 टू द पावर -15 मीटर ही रखेंगे। ठीक है, अब हमको पता करना है कि दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत भारी क्वेश्चंस हैं एससी वर्मा के, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिस लेवल का हम लोग पढ़ते हैं आप ये सारे क्वेश्चंस करिएगा, भले थोड़ा तामझाम आपको दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन बेसिक लेवल का ही होता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि आप जेई एडवांस का जो टॉपर होता है उसका भी आप इंटरव्यू अगर देखिएगा तो वो भी बोलता है कि उसने एससी वर्मा पूरा बनाया था। मैंने इससे आपको पता चल जाएगा पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ फिजिक्स यूज हो रहा है। एफ आपको निकालना है, क्या होगा बताइए, अरे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 Q2 का मतलब हो गया, हाँ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 ना रे बाबू, इसी का स्क्वायर कर दें, सेम ही ना है, और डिवाइडेड बाई 10 का पावर -15 का स्क्वायर। मैंने यूनिट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं सीधे लास्ट में न्यूटन लिखने के मूड में हूँ। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 1.6 का स्क्वायर ना है, तो न्यूमेरिकली तो हमको यही से कुछ जो भी मिलेगा मिलेगा, बाकी सब 10 के पावर में है। तो ये है 10 का पावर -38, ये है 10 का पावर 9, तो -38 प्लस 9 -29, और नीचे है 10 टू द पावर -30, लिख ही लेते हैं 10 टू द पावर -29, और नीचे है 10 टू द पावर -30। अब इसे कटेगा और नीचे में बचेगा सिर्फ 10 टू द पावर -1, और 10 टू द पावर -1 ऊपर जाके बनेगा 10 टू द पावर 1। तो मिला जुला के देखें तो हमारा फोर्स हमको मिलेगा 9 इंटू, अच्छा 16 का स्क्वायर तो याद, 20 तक का तो स्क्वायर याद कर लेना, 256 होता है, तो कितना हो जाएगा 2.56, क्योंकि ये एक इधर से और एक इधर से, दो गुना डेसिमल है। हाँ, और इंटू कितना आएगा 10 आएगा, और हमको नहीं लग रहा है कि बहुत भयंकर कोई कैलकुलेशन है ये। बताइए आंसर कितना आ रहा है, बोलो ना। 230 न्यूटन के अराउंड में आ रहा है, कुछ डेसिमल नहीं आ रहा है क्या, 0.4 न्यूटन, मैंने एग्जैक्ट देखोगे तो इतना आ रहा है ना, और शायद लगभग में 230 न्यूटन दिया होगा, ठीक है ना। कुछ था थोड़े Q1Q2/r² था, और बस आपको इतना पता होना था कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। चलिए, 2 चार्जेस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम एंड 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, क्लियर, आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ कितना 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। अच्छा, ये बार बार जो 0.0 दे रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही फालतू में दिया हुआ है, लेकिन ये बताना चाह रहा है कि फाइनल आंसर आपको जो लाना है वो डेसिमल के एक प्लेस तक लाना है, ये बताना चाह रहा है। और बताओ क्या है, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम ना रे बच्चों। अब बीच का सेपरेशन कितना है, अगर इसको आर माने तो 10 सेंटीमीटर है। अरे बोलो, कह रहा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, कहां पर ला के एक तीसरे चार्ज को रखें कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, नेट फोर्स उस पर 0 लगे, कहां पर लाके रखें, कहां पर तीसरे चार्ज को लाके रखा जाता है, छोटे वाले चार्ज के आसपास। कौन है छोटा वाला चार्ज, ये रहा, तो या तो इधर रखेंगे ना तो इधर रखेंगे, बताइए किधर रखें, इधर रखें, इधर रखें। अच्छा, इधर कब रखते हैं, जब कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, लेकिन लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, अच्छा है दोनों नेगेटिव भी होता है, तब भी कहीं इधर न रखा जाता है। बहुत बढ़िया रे बाबू, तो कहने का मतलब है इसको तुम मान लो कितना x, तो ये हो जाएगा 10 माइनस है। आप बोल रहे होंगे सर ये 10 माइनस x आपने क्यों लिख दिया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, सर ये तो सेंटीमीटर में है। अरे बोलो ना, हाँ तो आपको लिखना चाहिए था 10 इंटू 10 टू द पावर -2, लेकिन सुनो ना क्या करेंगे ना, हम लोग डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ही मान के चल रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 10 माइनस x रखिए आप इसको। अब आप बताइए, आप बताइए, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F1, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा मान लो F2, तो नेट फोर्स के 0 होने के लिए हमको F1 और F2 को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब F1 इसने इस पर लगाया है, अच्छा इसको हम लोग कुछ क्यों मान ले अपने से, हाँ चार्ज मानोगे तब ना बनाओगे, अपने से कुछ क्यों मान लो। तो बताओ F1 किसने किस पर लगाया, इसने इस पर लगाया, तो क्या लिखा जाए K Q1Q2/r², Q1 की जगह पे 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, बोलो बाबू, और Q2 की जगह पे स्मॉल q डिवाइडेड बाई r² का मतलब हो गया x का स्क्वायर बराबर F2 इसने इस पर लगाया है, तो हम लोग लिखेंगे K ना बाबू, Q1 की जगह पे 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम ना जी, Q2 की जगह पे Q डिवाइडेड बाई 10 माइनस x का होल स्क्वायर, और ध्यान रहिए जो x आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अब क्या है कि k से k को काट दो, 10 टू दी पावर -6 कूलम से 10 टू दी पावर -6 कूलम को काट दो, q से q को काट दो, बताओ इधर क्या बचा 2/x² बराबर, उधर क्या बचा 1/10
10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं कहता हूँ कि इसको तोड़ के इधर ले जाके उधर ले जाके क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बढ़िया है दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करिए। अब यहाँ 4 होता तब ना 2 का स्क्वायर होता, तो कोई बात नहीं है, 2 ही है। तो क्या हम इसको बाबू √2/x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? वापस से जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये 2/x² हो जाएगा। हाँ, बराबर 1/10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कट गया, और इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो √2 इंटू 10⁻⁻⁻x, ऐसा ही ना होगा, बराबर कितना x हो जाएगा। अब हमको निकालना तो x ना है, तो √2 को अंदर भी भेज लीजिए लगे हाथों, तो √2 इंटू 10 है ना। अब माइनस काहे के लिए माइनस, डायरेक्ट भेजो इधर, तो ये हो जाएगा x अब प्लस √2x। अब आप x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस कितना आएगा, √2 आएगा। अब बराबर 10√2 है। अब ये जाएगा कहाँ, नीचे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई √2 + 1, चाहे 1 + √2 जैसा करो। अब ध्यान से सुनो, क्या हम यहीं पर √2 की वैल्यू डालें? आप डाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसका अच्छा उपाय पता है क्या है? आप रैशनलाइज करिए। एंड आप जानते हैं रैशनलाइज कैसे करते हैं? ये बीच में प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 - 1 और √2। मैंने देखो इससे क्या है ना कि हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन भी सीखेंगे कि कब कहाँ आके अगर हम लोग फंसेंगे तो वहाँ से निकलना कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में जाके कैलकुलेटर तो आप यूज नहीं ना करेंगे। इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर यूज होता है, वो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने देता है इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में। इंजीनियरिंग का मतलब हुआ जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइएगा। हाँ, ये मत समझना कि जेई मेन में आपको करने देगा, ठीक है। इंटर लेवल तक के जितने एग्जाम्स होते हैं कहीं कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने से ही बनाए। तो ये है a + b और ये है a - b, तो ये फॉर्मूला है a² - b² का। बताइए x इज इक्वल टू कितना है? ऊपर में 10√2 इंटू √2 - 1, 10√2 इंटू कितना, √2 - 1 are डिवाइडेड बाई नीचे में a + b इंटू a - b, तो a² - b²। तो √2 का स्क्वायर तो 2a ना होगा, अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको भी कैसे सॉल्व करें, तो 10√2 को अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 10√2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू √2 20 ना हो गया, अब माइनस 10√2 डिवाइडेड बाई 1। अब लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत आंसर आया। आंसर किस में आएगा? नहीं, सेंटीमीटर में, याद रखना। हमने इसको तो बदला ही नहीं था, जब हमने पुट सेंटीमीटर में डिस्टेंस को किया है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब तुम बताओ 20 माइनस 10 गुना 1.414, √2 √3 का वैल्यू याद होना चाहिए। हाँ, तो बताइए कितना हो गया? 20 में से घटाना है, 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल में उधर चल जाएगा, 14.14, और ये हो गया सेंटीमीटर में। अब मेरे ख्याल से 5.9 ऐसा करके 96 आ रहा है, 5 पॉइंट कितना 96 आ रहा है, घटाने उठाने आता है ना, 5.96 सेंटीमीटर। आंसर कितना दिया हुआ है? 86 आ रहा है। 14 ना है जी, तो 14 तो 86 ना आएगा। गजब तुम लोग करता है। रुको पहले, मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट देखा जाए तो इतना होगा, लेकिन हमको डेसिमल के एक प्लेस तक ही आंसर देना है। गुना भाग में देखा जाता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा है। हाँ, तो राउंड ऑफ करेंगे तब जाके आएगा ये 5.9 सेंटीमीटर, समझे? तो ये हो जाएगा। कहता है सपोज सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अब देख लो, पुराने क्वेश्चन हुआ है, लेकिन जो सेकंड, देखो दो चार्जेस थी, 2 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 1 × 10⁻⁻6 कूलम। बीच का सेपरेशन कितना था? 10 सेंटीमीटर था। और हमसे बोल रहा था कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए।
तो बताइए कॉन्सेप्ट क्या है, किसके आसपास नेट फोर्स जीरो होता है? छोटे वाले चार्ज के आसपास, एंड द छोटा वाला चार्ज इज दिस, इसी के आसपास होगा। तो या तो इधर होगा और ना तो उधर होगा। तो बताओ किधर होगा? इधर होगा कि उधर होगा? इधर होगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो इधर होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होता तो उधर होता। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने एक तीसरा चार्ज क्यों रखा था, और आपको याद होगा कि हमने इसको कुछ x माना था, तो जाहिर सी बात है ये r माइनस एक्स होगा। अरे बोलो। उसके बाद जैसे ये है एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा कुछ F1 फोर्स लगा के, और ये इसको रिपेल करेगा कुछ F2 फोर्स लगा के, और चूंकि उसमें नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब हुआ कि F1 शुड बी इक्वल टू क्या? F2। दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाया था और कुछ तो आंसर आया था। बताइए वो आंसर कितना आया था, x कितना आया था? ये 5.9। तो ये आया था आपका 5.9। तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि r को हमने सेंटीमीटर में ही रख लिया था, इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया था। और हमको याद आ रहा है कि यहाँ पर आके हम लोग लटके थे, जिसमें कह रहा था कि क्या हो अगर सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज कितना? -1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। मतलब पहला वाला चार्ज तो अभी भी बाबू उतना ही होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। लेकिन दूसरे वाले चार्ज को -1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और बताओ बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? तो वो r इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखना चाहें तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। मैं कह रहा हूं कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर भी जो होगा ना, उसको हम सेंटीमीटर में ही लेके आ जाएंगे। रहने देते हैं। ठीक है, बताइए किसके आसपास तीसरे चार्ज को रखा जाए, इसके कि इसके? कॉन्सेप्ट है कि छोटे वाले चार्ज के आसपास रखना होता है। तो छोटे वाले चार्ज के आसपास में हम इधर कहीं बीच में रखें कि उधर साइड में रखें? साइड में रखें, क्योंकि इसमें से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। तो आइए हम यहाँ पे रखते हैं और एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं क्या? x। तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? तो r प्लस एक्स ना होगा, जिसमें r की जगह पे हम लोग 10 सेंटीमीटर रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने किसी स्मॉल क्यू चार्ज को रखा है। तो आप बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा कुछ F1 फोर्स लगा के। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? और ट्रेड करेगा F2 फोर्स लगा के। और चूंकि उसके ऊपर F नेट इज इक्वल टू कितना है? जीरो है, तो F1 शुड बी इक्वल टू F2। और F1 किसने किस पे लगाया है? तो इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव पे लगाया है। हाँ ठीक है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और K की जगह पे मन करे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, लेकिन उतना स्मार्टनेस तो दिखा लेना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने की जरूरत, कहे कि बाबू इधर भी आएगा और उधर भी आएगा तो कटना ही ना है, तो कहे के लिए उतना लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे K। Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, यूनिट सब छोड़िए, हम जानते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको निकालना तो x ही ना है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया Q1। Q2 की जगह पे स्मॉल q है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो r का मतलब हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस का मतलब हुआ r प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर F2 किसने किस पर लगाया है? इसने इस पर लगाया है। तो एक बार फिर से लिखेंगे K Q1 की जगह पे, अच्छा माइनस लिख दूं क्या? Q1 की जगह पे मैं माइनस लिख दूं, क्या लिखूंगा? खाली 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, क्योंकि मैं F1 और F2 को वेक्टर फॉर्म में लिख ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। और जब भी मैग्नीट्यूड लिखा जाता है तो साइन कंसीडर नहीं किया जाता है। ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। अरे इसी ने ना इस पे लगाया है, तो ये हो जाएगा स्मॉल q एंड डिवाइडेड बाई हाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 10 टू दी पावर -6 से 10 टू दी पावर q से q गायब हुआ, k से k गायब हुआ। अब मिला जुला के देखा जाए, हाँ सुनो, तो उधर में बचा है 2 डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर में बचा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने कहा कि प्रॉपर तरीका तो यह है कि हम इसको तोड़ें, इधर ले जाएं उधर ले जाएं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, लेकिन आसान तरीका ये है कि दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर लो। तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। धीरे से प्यार से इसको काट डालो। अब ये इधर जाएगा तो ये बनेगा √2x इज इक्वल टू r प्लस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, हमको निकालना क्या है, x निकालना है, तो इसको इधर लेके जाइए। तो इसमें अगर मैंने एक स्टेप उड़ा दूं और डायरेक्ट मैं x को कॉमन लेके लिखूं, तो ये √2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, r होगा। और बाबू x इज इक्वल टू हो जाएगा r डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1। अच्छा, r की जगह पे हम कितना लिखेंगे, कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर, बोलो ना। तो क्या लग रहा है, मतलब हम यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ √2 की जगह पे 1.414 ऐसा लिख के सॉल्व करेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना इसको रैशनलाइज करिए, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। बोलिए बोलिए, अब आप बताइए, इधर हम लोग हटाते हैं क्या, x इज इक्वल टू, ये r तो रहेगा और बाबू √2 + 1 भी रहेगा, डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। आप जानते हैं a² का मतलब √2 का स्क्वायर का मतलब 2 माइनस 1, मिला जुला के नीचे में सिर्फ कितना रहेगा, 1 रहेगा। कैलकुलेशन पहले से आसान हो गया कि नहीं, पहले तो आपको इसी से डिवाइड ना करना था, और डिवीजन हमेशा ही टफ होता है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू √2 प्लस कितना 1, √2 का मतलब हो गया 1.414, और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 2.414, और 2.414 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 24.14 और इतना सेंटीमीटर। मैंने मिला जुला के बात ये है कि यहाँ से कितनी दूरी पे रखना होगा, 24.14 सेंटीमीटर की दूरी पे। अगर यहाँ से चेक करना है तो 34 हो जाएगा। अब बोलो, अरे यहाँ से ना 24 है, लेकिन अगर यहाँ से देखना होगा तो उसमें 10 सेंटीमीटर और ऐड करोगे ना, तो मिला जुला के 34 होगा। आंसर में क्या दिया है, 34 दिया है। हाँ, मैंने इससे मेजर करके दिया होगा तो क्या दिक्कत है, दोबारा समझाऊं क्या, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अगली बार टेस्ट में आएगा। टेस्ट है कब आपका, अच्छा अभी आ रहा है क्या, ओह ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। अच्छा जी, तो मैंने कहने का मतलब है एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, अब बीच का सेपरेशन कितना है, हाँ 1 और सेंटीमीटर। बोलिए बोलिए, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटी का मतलब ही होता है 10⁻⁻2। अब 1 क्यों लिखोगे, लिखो ना इसको 10⁻⁻2 मीटर, है कि नहीं, ताकि जब हम पुट करें, क्या करें, पुट करें, पुट करें तो ऐसा यूनिट में पुट करें, है कि नहीं। बोलता है इन दोनों चार्जेस के बीच में मिनिमम फोर्स कितना लग रहा होगा, ये ना पूछ रहा है, अरे मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाए, चार्ज के बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ है। मैंने यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, तो दोनों के बीच में कम से कम कितना फोर्स लग सकता है। तो कोई एक आदमी हाथ उठा के समझाओ, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ क्या करें। पिछले साल रटे थे, इस साल भुला गए हैं। हाँ बोलो, मिनिमम पॉसिबल, अच्छा अच्छा, मैंने वो लड़का कहना चाह रहा है कि सर देखिए ना, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, बैठ जाओ। हाँ, मैंने डिटेल में बोलना तुम ऐसे चाह रहे थे, लेकिन तुमने सोचा कि व्हाट्सअप का जमाना है, शॉर्टकट मारते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको फोर्स को कम से कम करना है ना तो आप इसके साथ तो सर छेड़खानी कर नहीं सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं करिए इसे। इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट है। इसके साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि ये गिवन है। तो छेड़खानी आप कर सकते हैं किसके साथ, तो इन चार्जेस के साथ। तो यही चार्ज दोनों मिल के ना इस फोर्स को ज्यादा करेगा चाहे कम करेगा। और इतना तो हम जानते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 भी होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या Q2 भी होगा। का मतलब हुआ अगर इस फोर्स को मिनिमम करना है तो आप Q1 को भी मिनिमम कर दीजिए और
Q2 को भी मिनिमम कर दीजिए। अरे मिला जुला के मैंने चार्ज जितना कम होगा फोर्स भी उतना ही कम होगा। तो कम से कम हम कितना चार्ज रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिनिमम चार्ज हम कितना रख सकते हैं? ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर में देखा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में भी और माइनस में भी। तो प्लस माइनस को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड। तो हम माइनस में भी लेंगे तो हम वैसे भी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो रहने तो प्लस में लेते हैं। और यहाँ पे भी लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻, होता गया। अब ये लोग एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो मिनिमम फोर्स होगा, इससे कम फोर्स पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं। क्लियर है? अब आपको बस फॉर्मूला लगा लेना है, फॉर्मूला लगा लेना है कौन सा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो k की जगह 9 इंटू 10⁻9 डायरेक्ट लिखते हैं, q1 q2 सेम ही ना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर लो। q1 भी वही है, q2 भी वही है, तो स्क्वायर कर लो। और डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर लो, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और चूंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं हमारा आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अरे है कि नहीं? अच्छा जी, तो बताइए तो आंसर वा कितना आ रहा है, बोलिए। ध्यान से देखिएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हो जाएगा 2.56, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 पॉइंट कितना 5 इंटू सारा 10 टू दी पावर वाला कैलकुलेट करते हैं, तो ये है 10 टू दी पावर -38 और 10 टू दी पावर 9 10 टू दी पावर -29 और नीचे है 10 टू दी पावर -4, तो कटेगा 10 टू दी पावर -25 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -25। सही जा रहे हैं ना? और ये आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब बस इसी को तो कैलकुलेट करना हो ही जाएगा। कितना आ रहा है बता दीजिए? 3 पॉइंट, अच्छा 23 बोल रहे हो, 23.04 इंटू 10 टू दी पावर -25 न्यूटन। लेकिन बाबू ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा यहाँ जो चीज़ होना चाहिए वो 1 या उससे बड़ा होना चाहिए और बाबू 10 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ 23 है, तो हम इसको 1 और 10 के बीच में लेके आएंगे, का मतलब हुआ हम इसको 2 बनाएंगे। 2 बनाने का मतलब डेसिमल को इधर लाएंगे, तो अगर आप डेसिमल को इधर लेके आ रहे हैं का मतलब हुआ आप इस चीज़ को 10 गुना छोटा कर रहे हैं, तो आप इसको 10 गुना बड़ा करेंगे, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टू दी पावर -25 से बन जाएगा 10 टू दी पावर -24, और मिला जुला के आंसर आएगा 2.3। 04 यार काहे के लिए लिखोगे, रहने दो रहने दो, वैसे भी 1.0 ये खुद चाह रहा है कि डेसिमल के एक ही प्लेस तक आप बताइए, तो रहने दिया जाए। 2.3 इंटू 10 टू दी पावर कितना -24 न्यूटन हो जाएगा। देखो एकदम ईमानदारी से अगर कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो हाथ उठा के बिल्कुल पूछ लेना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये कम से कम एक बार ट्राई तो किया है, देखा है, कम से कम फोटो वोटो बनाया है, कुछ फार्मूला वार्मूला लिखा है। हो सकता है किसी स्टेप पे जाके आपको ना समझ में आ रहा होगा कि आगे कैसे बढ़े, है कि नहीं? तो क्या मेरा मानना सही है? नो सर। हाँ ठीक, ठीक है बाबू, दोबारा समझे क्या? कुछ था ही नहीं इसमें, एक छोटा सा ट्विस्ट ये डाला था कि चार्ज तुमको अपने से मानना था, और चूंकि मिनिमम फोर्स है तो मिनिमम चार्ज मान लेंगे, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। 100 ग्राम पानी लेना है और उसमें पता करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 100 ग्राम पानी में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें आएगा फुल केमिस्ट्री। हाँ, सबसे पहले बताइए, कुछ चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। 1 मोल के बारे में आपको पता है? 1 मोल कुछ नहीं, एक काउंटिंग यूनिट होता है। जैसे जोड़ा का मतलब होता है 2, दर्जन का मतलब होता है 12, सैकड़ा का मतलब होता है 100 ना, वैसे ही मोल का मतलब होता है 6.023 या 22 लिया जाता है ना, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23। पहला बात ये। दूसरा बात कि बाबू अगर हमको 1 मोल का मास देखना है किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हम उसका
एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करते हैं किस में? नहीं समझे आप, रुकिए एक मिनट। मैंने कहा कि मुझको चाहिए मास ऑफ क्या? अच्छा रुको, पहले एक बार फिर से मैं बता ही देता हूं। तब मास ऑफ वन एटम ऑफ, मान लो हाइड्रोजन मैंने बोला, बोलो। अच्छा हाइड्रोजन नहीं लेते ना, कुछ और लेते, ऑक्सीजन लेते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या? ऑक्सीजन मैंने बोला। तो बताओ इसका मास कितना होगा? तो ऑक्सीजन का मास नंबर आप याद करिए कितना होता है? 16 होता है। एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन मास नंबर तो आपको 16 ही लिखना होता है। लेकिन बाबू इसको रिप्रेजेंट करना होता है AMU कहिए, चाहे आप इसको सिर्फ U कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। और आपको पता होगा कि 1U कहिए चाहे 1 AMU कहिए, वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। मैंने मिला जुला के लगभग लगभग ये एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास होता है। हालांकि हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में आता है 1.67 ना, तो इसीलिए मैं लगभग लगभग बोल रहा हूँ। और हमने पढ़ा भी है कि एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास लगभग लगभग कितना होता है? 1U होता है। हे भगवान, हाँ। अच्छा क्यों, मतलब इतना क्यों आ रहा है? क्योंकि बाबू ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 16 लोग रहते हैं, और वो 16 लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो उनका मास कितना आएगा? 16 MU के करीब में आएगा। और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो लगभग नेग्लेजिबल होता है, 2000 गुना कम होता है। इट इज समथिंग लाइक हमारी पूरी बॉडी जो है, अगर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, तो हमारा बाल जो है वो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इसके होने ना होने से हमारे मास पे कुछ खास असर पड़ेगा? तो वही बात है। तो लगभग लगभग सारा मास फिर से 1 मोल कितना होता है? और मैंने अगर बोला कि मास ऑफ 1 एटम ना, एटम ऑफ क्या? ऑक्सीजन कितना? तो मैंने कहा था कि 16 आप इसको AMU लिखिए, अच्छा है 16U लिखिए, बात तो बराबर ही है। एटॉमिक मास यूनिट, और इसको बोला जाता है यूनिफाइड मास, ठीक है। और मैं कह रहा था कि 1U, जिसको हम लोग पुराने जमाने में 1 AMU भी कहते थे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। मतलब ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर किसी ने कहा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोला किसी ने, हाँ, तो बस कुछ नहीं है, अभी हम 16 ही लिखेंगे, लेकिन ये AMU और U की जगह क्या आएगा? ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? किसी ने आपसे कहा कि मास ऑफ 1, तब मॉलिक्यूल लिखेंगे ना, मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या होगा बोलो? एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का तुमको मास बताना है। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का कितना होता है मास नंबर? माने 1 होता है, लेकिन 2 गुना है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 18। तो चूंकि 1 मॉलिक्यूल है, चाहे 1 एटम हो, तो अगर हम एक की बात करेंगे तो हम उस 18 को रिप्रेजेंट करेंगे किस में? U में, चाहे AMU में। लेकिन वही अगर किसी ने कहा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, तो बाबू तब ये 18 किस में रिप्रेजेंटेड होगा? ग्राम में रिप्रेजेंटेड होगा। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, एक बात ये हो गया। दूसरी बात और समझते हैं। मान लो मैंने कहा कि 18 का पढ़ा पहले तुमको आता है ना? हाँ, तो मैंने कहा कि 90 ग्राम पानी है। 18 ग्राम पानी का मतलब कितना मोल? 1 मोल। 90 ग्राम पानी का मतलब कितना मोल? तो 5 मोल हो जाएगा। 18 × 5 = 90 होता है। तो नंबर ऑफ मोल तुमने निकाल। अच्छा एक और बात बताओ, इसको ना मोलर मास भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मोलर मास। मोलर मास भी बोलते हैं। तो मैंने तुमसे बोला कि नंबर ऑफ अगर आपको निकालना हो, क्या बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो तुमने किया क्या था? जब मैंने बोला 90 ग्राम पानी में कितना मोल आएगा, तो तुमने 90 ग्राम को कहाँ रखा था? ऊपर। 18 ग्राम को नीचे। तब ना काट के बताया था कि 5 मोल आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि गिवन
मास और किस में होना चाहिए, इन ग्राम में, ऊपर होगा। अब बाबू मोलर मास, और मोलर मास वैसे ही ग्राम में होता है, क्योंकि मोलर मास का मतलब ही हुआ एक मोल का मास। तो मोलर मास हमको रखना होगा कहाँ, नीचे। तब ना मेरे वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग ऊपर 90 ग्राम और नीचे 18 ग्राम लिख दें तो आंसर 5 आएगा। अरे क्लियर है? चलो छाप लो इसको, अगर तुमको लग रहा होगा कि ये तुमको नहीं पता है तो। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। हो गया? हो गया। कितना लिखता है तुम लोग? ठीक है, और जल्दी करो। कितने लोग लिख रहे हैं अभी? लिखो लिखो। अब ढेर हो गया, आगे बढ़े। तो नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, गिवन मास में से गिवन मास को मोलर मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो खैर जानते ही होंगे कि जब भी किसी एटम को या किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे में लिखा जाता है जेड, ऊपर में ए। यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां से पता चलता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सब तो पहले भी हमने देखा था, तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी काफ़ी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले बताइए कितना मास गिवन है, 100 ग्राम। तो हम लोग ना सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ क्या, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो बाबू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास है कितना, 100 ग्राम। अब मोलर मास होता है 18 ग्राम। अरे पानी है भाई, पानी का मोलर मास 18 ग्राम ही ना होगा, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, हो जाएगा 100/18। मन करे तो आप इसको लिख सकते हैं 50/9, लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। 50 बाई कितना, 9। अब सुनिए, इतने मोल्स हैं। अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, या 22 इंटू 10⁻23। अरे बोलो ना। तो एक मोल में अगर उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इतना डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 अरे मैं वही बोलना चाह रहा था, इतना मल्टीप्लाइड बाई 6.02। अच्छा तुमको नहीं लग रहा डिवाइड करना था, नीचे ना आता, मैं उधर थोड़े जाता। 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ, बोलना रे बाबू, मॉलिक्यूल्स। तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू, यानी कि 50/9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, कितना, 23। ऐसा कर लेंगे तो हमको पता चल गया टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ना बताना है। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ना बताना है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखते हैं कौन बताता है। H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो कितना है।
अरे बाबू, दो गो हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H11 से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है 8 और 16 से। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और 16 बता रहे हो तुम लोग? 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पागल बना रहे हो। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, 2 गो हाइड्रोजन है, अब बोलोगे? हाँ, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, 8 गो इसके पास, टोटल कितना? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक मॉलिक्यूल के पास है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? गुना कर दीजिए 10 से। तो मिला जुला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल, इससे मल्टीप्लाई करते ही आपको मिल गया नंबर ऑफ क्या? मॉलिक्यूल। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे धीरे से, अभी मैं करने का मूड में नहीं हूं, आंसर दे के बताओ कितना आ रहा है। ये हो जाएगा ना? अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करके 9 से डिवीजन हो जाएगा ना तुमसे? हाँ, तो तुम लोग बताओ आंसर कितना आ रहा है? 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। अरे बाप रे बाप, रुक जाओ, इतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? तो ये मामूली इलेक्ट्रॉन्स हैं? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब कहानी में असली ट्विस्ट अब आएगा जब आप निकालिएगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। चलो इधर ध्यान दो, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना होगा? मल्टीप्लाई करा जाए। चलिए ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। तो बाबू, टोटल नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हो? टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? तो 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को सामने माइनस लगा दो जा। हाँ, माइनस लगा दो कि नेगेटिव चार्ज निकाल रहा। बताना तो इसका आंसर कितना आया है? 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम, और माइनस में सुन लो। अरे ठीक है, वो माइनस में ही होगा। अरे लैंग्वेज में बोल दिया है टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो आप चाहें तो माइनस ना भी लिखेगा तो काम चलेगा, क्योंकि उसको अमाउंट से मतलब है, लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो ये नेगेटिव में ही ना रहेगा। अरे बाबू सुनो एक मिनट, 100 ग्राम पानी देखते हो कितना है? इतना है। उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? इतना है। अच्छा, इसको ढंग से बोला जाए तो ये लिखा हुआ है 53,50,000 कूलम, 53,50,000 कूलम, 50,000 कूलम लिखा हुआ है। आपको पता है एक कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है? एक कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है 1 मीटर के सेपरेशन पे, हम चाहें तो 2 लाख हाथी उठा सकते हैं। एक कूलम चार्ज कितना खतरनाक होता है आपको पता है ना? ये लगभग 50 लाख कूलम चार्ज है। आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक होगा? लेकिन फिर भी पानी खतरनाक क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है ठीक उतना ही, अगर मैं बोलूं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, इतना ही होगा, प्लस में 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम, इतना ही होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल के नेट चार्ज कितना? 0 हो गया। अरे बात समझ रहे हैं? सोचिए कि किसी दिन पानी को गुस्सा आ जाए, 100 ग्राम पानी उसको गुस्सा आ जाए, बोले कि सब प्रोटॉन तुम लोग चलो एक साइड, हम लोग चलते हैं एक साइड। आप समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि कितना खतरनाक एनर्जी आ जाएगा उनके पास। एनर्जी आ जाने का मतलब हुआ कि काम करने की क्षमता, फोर्स लगाने की क्षमता आ जाएगी। बाबू आप यकीन मानिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का बंटवारा हो गया ना अलग अलग, तो एक गिलास पानी की इतनी ताकत है कि पूरा एक देश बर्बाद कर सकता है, वो इतनी एनर्जी उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा महसूस करने वाला था कि हम लोग कहाँ ये सोच रहे थे कि एक कूलम बहुत बड़ा होता है। बोलो ना, एक गिलास पानी में 50 लाख कूलम चार्ज है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो इसका सिग्निफिकेंस बस फील करने तक ही है कि आप इस चीज़ को थोड़ा महसूस करके देखिए कि सब कितना खतरनाक होता है। ठीक है, आगे बढ़े कि दोबारा समझाऊं? क्या दिया हुआ था हमको? मास दिया था, हमको पहुंचना था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अरे तो धीरे धीरे ही ना पहुंचेंगे, एक बार कूद के थोड़े चले जाएंगे।
तो मास दिया है तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास को डिवाइड किया जाता है मोलर मास से। पानी का मोलर मास 18 ग्राम होता है, तो इतना के नंबर ऑफ मोल। अब एक मोल में होते हैं इतने मॉलिक्यूल्स, तो इतने मोल में होंगे इतना इंटू इतने मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया। अब एक मॉलिक्यूल के पास है 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास होगा इतना गुना 10, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना? इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा? तो इतना इंटू इतना, मैंने समझ गया ना, इतना उतना सब। हाँ ठीक, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर, बाप रे बाप, आर लम्प्ड टुगेदर। मान लो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठा हो गए। बोलो, हाँ तो कितने हैं? 3.35 था। नहीं, एक मिनट, चार्ज बताओ ना, चार्ज 5.35, हाँ ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। तो 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। कहाँ गया? हाँ, एंड नेगेटिवली चार्ज फिर से पढ़ो। टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, सब मिल के एक चार्ज पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है, सही है। एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प टुगेदर। जितने न्यूक्लियस हैं उसके अंदर, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो बाबू न्यूक्लियस में वो कौन होता है जिसके पास चार्ज होता है? प्रोटॉन्स। तो हमको तो प्रोटॉन्स से ही ना मतलब है। हालांकि यहाँ न्यूट्रॉन्स भी आके इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उनकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। तो आप बताइए कि अगर टोटल नेगेटिव चार्ज इतना है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी तो इतना ही ना होगा। मैंने मिला जुला के जो सिचुएशन अभी थोड़ी देर पहले हमने इमेजिन किया था ना, उसको एससी वर्मा ने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है कि सारा प्रोटॉन एक जगह, सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह। ठीक है बाबू, तो इतना। हाँ, और बीच का सेपरेशन कितना? 10 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। और इसको हम लोग चाहें तो 10 टू द पावर -1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो अब बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड कंपेयर इट विथ योर वेट। आप कंपेयर करिए कि आपके वेट के ये कितने गुना ज्यादा है ना। तो सबसे पहले तो फोर्स निकाल लीजिए, F और सॉरी क्यों सॉरी? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन ना होगा। ठीक है, F और F। बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की जगह पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 की जगह पे 5.35 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब बाबू Q2 भी तो उतना ही ना है, स्क्वायर कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -1। मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली स्क्वायर करिए। मैंने K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखा है, और लास्ट में न्यूटन लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका स्क्वायर तो कर ही लेंगे। और इसके लिए मतलब आप मेहनत करिएगा तो कैलकुलेटर की भी जरूरत, कैलकुलेटर का जरूरत कहाँ पड़ता है? जहाँ रूट करना होता है, रूट करना हो, चाहे कोई लंबा चौड़ा डिवीजन हो। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है। बोलो ना यार, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देना, आ ही जाना चाहिए। आप बताइए कितना आ रहा है? अरे तो आंसर देख के बताओ ना कितना आ रहा है। 2.56 इंटू 10 टू दी पावर 25 न्यूटन। हे भगवान, तुमको समझ में आ रहा कितना फोर्स है? वो एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगाता था 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन लगता था। उसी से 2 लाख हाथी उठा लेते थे। ये कहाँ 10 टू दी पावर 25 आ रहा है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मैंने तुम हमको लग रहा है धरती उड़ती उठा लोगे उतने से। नहीं, धरती तो नहीं उठेगा, उसके लिए तो यहाँ 10 टू दी पावर नहीं उठ जाएगा रे भाई। अरे सुनो ना, मैं बता रहा हूँ तुमको, धरती का मास कितना होता है? 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg ना होता है। तो मान लो कि धरती के ऊपर एक और धरती आ गया ना, उस धरती को हमको उठा देना है। तो 6 इंटू 10 टू द पावर, बोलिए, 25 न्यूटन फोर्स चाहिए। अरे बोलो ना। 1 ग्राम पानी का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है
वो 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे इतना फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लिया जाए ना कि सॉरी 100 ग्राम ना, 100 ग्राम पानी से नहीं उठेगा, लेकिन 3 गुना कर ना दीजिए, 300 ग्राम पानी ले लीजिए। 300 ग्राम पानी का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर आप अलग अलग कर दीजिएगा ना, तो वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो चाहे कि पूरा पूरा धरती उठा सकता है। आप समझ रहे हैं? 300 ग्राम पानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के पूरा धरती उठा सकता है। तो हम अपने वेट से अब काहे के लिए कंपेयर करें? लाजे लगेगा हमको। मैं जहां धरती उठ रहा है हम अपने वेट से कंपेयर करें, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं है, आपका जो भी वेट होगा, आप 50 केजी के हैं, 60 केजी के हैं, तो अगर आप 50 केजी के हैं तो बताइए आपका वेट कितना होगा? 500 न्यूटन ना होगा। वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अरे वेट का मतलब mg होता है रे भाई, तो लगभग 500 न्यूटन। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा किससे? मैंने हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर कितना? 25 और डिवाइडेड बाई कितना? 500 न्यूटन। ये भी न्यूटन ना, तो मिला जुला के देखा जाए तो इसको अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें, तो तुमको नहीं लग रहा है कि डेसिमल को अगर हटाओगे तो 25 बटा, डेसिमल को हटा के नीचे लेके आना जाओ, हाँ, तो 25 बटा, तो ये 1 बाई कितना हो जाएगा? 200 नहीं हो जाएगा? इंटू 10 टू द पावर कितना? 25 हो जाएगा। एक काम करो ना, तब 1000 दे दो इसको इधर। इकाई के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, 5 से 25 काट लेते 5 बार में, ठीक है? ये 5 से 25 काटो कितनी बार में? 5 बार में। तो अब तुम बताओ कि मैंने इसको 25 बना लिया, का मतलब डेसिमल को नीचे भेजा गया ना, तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 से 25 कटेगा तो कितनी बार में जाएगा? 10 टू दी पावर 23 बचेगा, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 23। इतने लोगों के वेट के बराबर है ये। और 5 इंटू 10 टू दी पावर 23 तो बोला नहीं जाएगा हमसे। इसको बोलोगे तो कैसे बोलोगे? अच्छा 3 को न कट, तो 22 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 5 इंटू 10 टू दी पावर 22 को बोल पाओगे? बोलो तो। बैग यार, ऐसा नहीं बोलना है। मैंने कितना हजार करोड़ अरब खरब ऐसा है, तो 9 दूनी मान लो 18 हो गया ना, 18 4 22 होता है। तो ये लिखा हुआ है 10,000 अरब अरब लोग, 10,000 बिलियन पीपल मिलके उतना वेट क्रिएट कर पाएंगे जितना फोर्स ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ कहानी है। इसमें कुछ था थोड़े, इसमें खाली बस फॉर्मूला लगाना था। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ क्या? गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 Fermi in which protons and neutrons are distributed। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये कोई गोल्ड का न्यूक्लियस है। क्या है? गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है? और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 6.9। फर्मी को ना FM से भी दिखाया जाता है। और बाबू पता है तो ठीक है, लेकिन याद रखना 1 फर्मी जो होता है वो 10 टू दी पावर -15 मीटर होता है। 1 फर्मी कितना होता है? 10 टू दी पावर -15 मीटर होता है। वेरी गुड, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब बोलता है कि इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑब्वियसली न्यूक्लियस है तो इसमें कौन डिस्ट्रीब्यूट रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही ना डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट सेपरेशन। आपको 2 प्रोटॉन्स लेने हैं जो एकदम लार्जेस्ट सेपरेशन पे हो। तो वो 2 प्रोटॉन्स हम लोग कहाँ कहाँ लेंगे? एक हम यहाँ लेंगे तो एक हम यहाँ लेंगे, यही ना सबसे बड़ा सेपरेशन हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को तो रिपेल ही ना कर रहे होंगे, तो यही शायद बताना होगा कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं। मैंने मिला जुला के देख रहे हैं। एचसी वर्मा के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं क्या? कैलकुलेशन आ सकता है उसमें, लेकिन सिचुएशन बड़ा सिंपल होता है। क्वेश्चन पढ़ के डर लग सकता है कि बाप रे क्या गोल्ड बोल रहा है, न्यूक्लियस बोल रहा है, फर्मी बोल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें कुछ दम वम होता नहीं है, ठीक है? फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट द लास्ट सेपरेशन। व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सन? मतलब आपको यह भी बताना है कि अगर रिपल्सन हो रहा है तो ये लोग भाग क्यों नहीं जाते हैं। तो पहले आप इसका आंसर बता दीजिए।
क्योंकि ये दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के जरिए बंधे हुए हैं। अरे बोलिए ना, इस वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से भागते नहीं है। अब बाकी रही बात फोर्स निकालने की, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करेंगे। के का मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 का मतलब हो जाएगा, चूंकि प्रोटॉन है तो इस पे भी चार्ज E होगा और इस पे भी चार्ज E होगा, यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो डायमीटर ही ना डिस्टेंस होगा। तो 6.9 को डबल कर लो, कितना आएगा 13.8 आएगा। तो ये हो जाएगा 13.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15। अरे फर्मी का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर होता है। इसका आप स्क्वायर करिए और इधर न्यूटन लिखिए, और अब इसमें कुछ नहीं है, जो भी है वो कैलकुलेशन है। मन करे खुद से करने की कोशिश करिए, ना हो पाए तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी इतना गंदा डेटा नहीं देता है। वो ऐसा देगा कि कट शॉट के अच्छे से आंसर आ जाए, तो आप बिल्कुल कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। बताइए आंसर आया कितना है वैसे? फोर्स आया है 1 पॉइंट, अच्छा बस 1.2 न्यूटन, हाँ इतना फोर्स आया है। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में इतना भी फोर्स लग रहा है तो ये कोई मामूली फोर्स नहीं है। बोलो, दो प्रोटॉन्स बहुत हल्के होते हैं ना, तो इतना भी फोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स हो गया। लेकिन फिर भी ये भाग इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ने इनको बांध के रखा है। हो जाएगा, कुछ नहीं था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करना था। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। क्या किया गया है? रगड़ दिया गया है। एंड प्लेड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। बहुत बढ़िया। तो सुन लो बाबू, इधर देखो, एक स्फेयर ये है और दूसरा स्फेयर इससे रगड़ने के बाद यहां कहीं रख के, और इनके बीच का सेपरेशन कितना रखा गया है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ कितना? 0.1 न्यूटन। अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना फोर्स लगा के रे बाबू? तो 0.1 न्यूटन फोर्स लगा के। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फेयर टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग? आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक में से निकल के दूसरे में गए होंगे। पहले तो तुम ये बता दो कि मान लो दो स्फेयर्स को रगड़ा गया है, तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएगा, तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज होगा, दोनों नेगेटिवली चार्ज होगा, कि एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज होगा? पहले मतलब इन पर चार्ज कैसा आएगा? तो जिसमें ऑनलाइन चार्ज आएगा, अच्छा ऑनलाइन चार्ज आएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो अनलाइक चार्ज होगा, और अनलाइक चार्ज होगा। इसका प्रूफ ये भी है कि क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि अट्रैक्ट ईच अदर। अब तुम बताओ कि इस पर मैंने प्लस में क्यू दे दिया, तो इस पर मैं माइनस में क्यू ही दूं कि क्यू डैश दूं? मैंने इस पर मान लो 5 कूलम चार्ज आया, तो क्या उसमें -5 आएगा? आखिर ज्यादा आएगा, कम आएगा, मतलब कैसा आएगा कुछ बता? सेम नहीं ना आएगा? सेम नहीं ना आएगा? सेम आएगा। अरे बाबू, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है वो सारा का सारा ना इसमें एंटर किया है। तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके पास चार्ज आएगा प्लस में n, तो वही ना n इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया है, तो इस पे चार्ज आएगा माइनस में n, यानी इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा, जिसको हम माइनस n भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? अब आप बताइए कि हमसे ना n पूछ रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखते हैं, फोर्स की जगह पे 0.1, के का मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 Q2। तो बाबू साइन तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो Q1 की जगह पे भी Ne, जा जा जा, मानो ना कि n इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें गया है, तो Q1 की जगह पे कितना? Ne, और Q2 की जगह पे भी Ne। इसका स्क्वायर करना और डिवाइडेड बाई R। R का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। और आप चाहें तो लगे हाथ तो E की जगह पे भी लिख लीजिए। E की जगह पे कितना आ जाएगा?
1.6 इंटू 10⁻⁻, और इसका स्क्वायर। बताइए इस पूरे इक्वेशन में क्या है जो अननोन है? n अननोन है। आप इसको इधर लेके जाइए, इन लोगों को लगे हाँ तो इधर ही मन करे तो अपना मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर इधर लेके आइए। आप समझ रहे हैं? मतलब ये समझ रहे हैं कि इसके आगे का काम मेरा नहीं है, आपसे खुद से हो जाए कर लीजिएगा ना, तो बाबू कैलकुलेटर यूज कर लेना। और तब बता दो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। मैंने तुमसे शुरू में कहा है कि कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन जोड़ घटा गुना भाग इतना आना चाहिए, और अगर नहीं भी आ रहा है तो कम से कम कैलकुलेटर यूज करने आना चाहिए। हाँ बोलो एन कितना आया है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर पाना। बाबू ये तो खैर ठीक है, इधर चल जाएगा, ये जाके इधर 10⁻⁻⁴, और पहले से 10⁻⁻5 हो जाएगा, ये ठीक है। फिर इसको इसका स्क्वायर करना होगा आपको ना, और यहां पर भी n का स्क्वायर ना है, तो इसके स्क्वायर को नीचे लेके जाना होगा, फिर इसको नीचे लेके जाना होगा, और n का स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो रूट अगर नहीं होता तो हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन रूट है तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप जाके इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा। बताइए आंसर कितना आ रहा है? 2 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई मेरे 11 इतने इलेक्ट्रॉन्स। मैंने मिला जुला के दो स्फेयर्स को अगर आपने एक दूसरे पर रब किया है ना, तो बाबू 200 बिलियन 200 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। वो 10 20 50 इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता, अरबों खरबों में होता है। ठीक है आगे बढ़े, चलो बताओ। NaCl मॉलिक्यूल है, इज बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन आयंस। अच्छा इतना तो जानते ही होगे ना कि NaCl एक्चुअली होता क्या है। तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। Na का क्या होता है 281, Cl का होता है 287 ना, दोनों ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है। तो इसके ऑटो में एक सवारी बैठा हुआ है, इसमें कितना बैठा है 7 सवारी, तो दोनों अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा। तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि एक इसके पास चला जाए तो इसका 8 हो जाएगा, इसका भी यहां पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मिला जुला कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इलेक्ट्रॉन निकलते ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंटर करते ही इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है। इसी अट्रैक्शन की वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। हाँ तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है ये। When one electron of sodium is transferred to the chlorine, अच्छा इतना तो पता ही है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसमें गया, टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी कितना 2.75 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, स्टेट द assumption if any that you have made। assumption हम क्या लेंगे? अच्छा पहले हम लोग फोर्स ऑफ रिपल्सन निकाल लेते, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लेते हैं। Na प्लस और यहां Cl, क्या छुपा है यहां? एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से केमिस्ट्री वाले ने बताया होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन फिजिक्स वाले ने तुमको क्या बताया है कि प्लस में ई आता है और माइनस में, तो कम से कम इतना तो पता चला ना कि दोनों के बीच में चार्ज कितना है, सॉरी दोनों पे चार्ज कितना है। अब बीच का सेपरेशन कितना है 75 इंटू 10⁻⁻8। सेंटी को 10⁻⁻2 लिखें तो डायरेक्ट इसको 10⁻10 लिख दें। ऐसा नहीं ना कि हम ही पढ़ रहे हैं हम ही बना रहे हैं। तुम लोग समझ रहे हो कि आज हम लोग को छुट्टी मिल गया है, अच्छा नहीं ना है? कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 10⁻⁻8 पहले से है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻2, तो मिला जुला के होगा 10⁻10। इतना मीटर आप डायरेक्ट लिख लीजिए। रही बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो फॉर्मूला सबको पता है, K Q1 Q2 बाई क्या R², तो 9 इंटू 10⁹। Q1 की जगह पे E, अब बाबू Q2 की जगह पे भी E,
का मतलब हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है कि नहीं। और इसका स्क्वायर करेंगे, ई स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2.75 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी आंसर न्यूटन में आएगा। बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे इसको, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि एच सी वर्मा ने ये क्यों दिया है, वो चाहते तो इसको छोड़ के डायरेक्ट बोल देते कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली उन्होंने एग्जैक्ट डेटा यूज किया है। मैंने सही में NaCl में Na और Cl के बीच का सेपरेशन कितना होता है, इतना ही होता है। तो एग्जैक्ट डेटा यूज किया है, इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा गंदा आएगा। आप कैलकुलेटर यूज करिएगा और बताइए दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। 3.05 माइनस 9, इतना न्यूटन फोर्स लगा के वो दोनों एक साथ है। क्लियर है ना। तो इसमें कुछ था थोड़े, आपको बस इतना समझना था कि इसके पास है प्लस ही चार्ज, इसके पास है माइनस ही चार्ज। अब फॉर्मूला लगाना था K(Q1Q2/r², हो जाएगा, आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। हाँ जी सुनिए, ये है दो प्रोटॉन्स। तो पहले बताओ चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और बाबू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब क्या है, चार्ज होने की वजह से तुम लोग जाएगा क्या रे बाहर, थेथर आदमी है, सॉरी। ये जो है, ये दोनों चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा, कौन सा फोर्स लगा के, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन मास होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो करेगा, कौन सा फोर्स लगा के, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के ना। तो हमसे बोल रहा है कि आप थोड़ा रेशियो बता दीजिए इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, तो डिस्टेंस हम लोग अपने से कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो बाबू बताओ, ऊपर में लिखना है इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे में लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 9 इंटू 10, हाँ मैंने K(Q1Q2/r², 9 इंटू 10⁻⁹, Q1Q2 का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻, डिवाइडेड बाई कितना बाबू, r²। तो ये हो गया आपका कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, Gm1m2/r², Gm1m2, जिसमें G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। याद है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम पहले लेक्चर में ये सब हम लोग दोबारा से देख लिए थे, क्योंकि ये सब पढ़ना तो हम लोग 9th में और 11th में ना है, लेकिन फिर भी पढ़ा तो था हमने कि Gm1m2/r²। तो ये हो गया Gm1 का मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब बाबू m2 का मतलब भी तो यही ना होगा, तो इसका स्क्वायर करिए डिवाइडेड बाई r²। तो r² कट गया, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी इसीलिए उसने सेपरेशन भी नहीं दिया था। क्लियर है। अब आप बताइए, इसको हम सॉल्व तो कर पाएंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाई, बोलो ना सॉल्व कर पाओगे। मैंने अप्रोक्सीमेशन में जाओगे ना तो इसको भी 1.6 ही मानो ना, क्या दिक्कत है। मैंने एग्जैक्ट में तो नहीं जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में इसको भी हम 1.6 मान लें, तो 1.6 का स्क्वायर और 1.6 का स्क्वायर ये कट जाएगा कि नहीं। हालांकि ध्यान रहे आंसर हमारा एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलेगा। तो मिला जुला के मतलब हमको सॉल्व किसको करना है, 9 डिवाइडेड बाई 6.67 है कि नहीं, इनटू, हाँ अब गिनना शुरू करिए। ये है 10⁻, अपने से थोड़ा गिन के हमको बताइए कितना है। वेरी गुड।
हेलो। हाँ हाँ, गिना क्या तुमने? हाँ देखिए, 10⁻⁻38, आइए 10⁻9, 10⁻−29, चलो ना लिखते हैं हम लोग, 10⁻−29 ऊपर है और नीचे में कितना होगा? अरे बाप रे बाप, ये कितना है? 54, आइए 11, तो 65, तो ये 10⁻−65 है। अच्छा 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 अच्छा, ये जो तुमको क्या लग रहा है, मैंने हमको जहाँ तक लग रहा है, मैं यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन ही लूँगा, अगर 12-13 होता ना तो 2 से कट जाता। ए मैंने मान लो 12 पॉइंट चाहे 13 पॉइंट समथिंग होता है तो 6 का लगभग डबल नहीं है, लेकिन ये 9 है तो 2 से तो कम ही आएगा। 1.8 या 1.7 इस टाइप का कुछ आना चाहिए हमको जहाँ तक लग रहा है। 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1.23 आ रहा है, इतना कम मैंने 1 पॉइंट में ना कुछ आएगा। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, 1.23 मान लेता हूँ, ठीक है। आई इंटू बाबू, ये बताओ कितना, तो नीचे में ना आएगा 1 अपॉन कितना, 36 आ रहा है। हाँ मैंने माइनस में 30, ठीक है कोई बात नहीं, और ये ऊपर जाके बनेगा हाँ 1.23 इंटू 10⁻ कितना, 36। अच्छा पता है यहाँ से एस सी वर्मा कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि दो प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा है वो लगभग 10⁻36 टाइम्स ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में? ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में। आप इसको उधर लेके जा सकते हैं ना, बोलिए ना। तो मैंने लगभग बात यही ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग 10⁻36 टाइम्स है किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। और 10⁻36 का मतलब तुमको समझ में आ रहा है? 10⁻7 का मतलब 1 करोड़ होता है, 10⁻9 का मतलब 1 अरब होता है, 1 बिलियन होता है। आई कहाँ 10⁻36 है? तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, हम जितना सोच नहीं सकते हैं उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। बोलिए, कुछ तो बोलिए। हालांकि बिहार बोर्ड ने 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा है, 2023 अभी जो था ना उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन गलत तरीके से पूछा है। बिहार बोर्ड ने इतना पूछा है कि बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के का जो रेशियो होता है वो लगभग कितना होता है। उसने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वो कौन है, प्रोटॉन है। तो अगर प्रोटॉन या चाहे इलेक्ट्रॉन का जिक्र ना करे तो हम लोग कभी भी रेशियो सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। वो बिहार बोर्ड ने गलत क्वेश्चन पूछा है। प्रोटॉन बोल देता तब हम बोल सकते थे कि लगभग 10⁻36 उसका आंसर आएगा, और ऑप्शन में दिया था उसने 10⁻36, 10⁻39 ऐसा करके दिया था। अब वही अगर हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ना तो वो लगभग 10⁻29 सॉरी 39 या कुछ और आ जाएगा, मतलब इतना नहीं आएगा। हाँ मास भी चेंज हो जाएगा आपका, खैर चार्ज नहीं चेंज होगा लेकिन मास तो चेंज हो जाएगा ना। अब मास चेंज हो जाएगा तो क्या रेशियो नहीं बदल जाएगा? हाँ तो उसने इतना नहीं बोला कि प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है कि क्या है, तो वो गलत क्वेश्चन की श्रेणी में चला जाएगा। अदरवाइज इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़े, तो हमको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है कि नहीं? ठीक।